सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान होती है। उनको अपनी प्रवृत्ति व परिवर्तन के लिए एक वृहद अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवणों की अनिवार्यता होती है। यह अध्याय मुख्यतः अकार्बनिक पादप पोषक की ओर केंद्रित है, जिसमें आप पौधे की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीकों और उनकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करेंगे। आप अनिवार्य तत्वों की भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों और उनकी अवशोषण क्रियाविधि का भी अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपको संक्षेप में जीव N2 स्थिरीकरण के महत्व और क्रियाविधि से भी अवगत कराता है। पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। पॉइंट 5, पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। जूलियस सैक्स एक प्रमुख जर्मन पादपविद ने सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। उनके बाद कई उन्नत विधि या प्रयोग में लाई गई, जिसे पादपों के लिए खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके। उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्षण पादपों की मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। इन विधियों में शुद्धिकृत जल एवं पोषक खनिज अनिवार्यता होते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि यह अति अनिवार्य क्यों है? श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात, जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबोया गया और उसमें एक तत्व को डाला गया और हटाया गया तथा विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया, तो एक खनिज विलयन मिनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। इस विधि के द्वारा अनिवार्य तत्वों की पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की खोज की गई। जल संवर्धन की तकनीक को सब्जियों जैसे कि टमाटर, बीज विहीन खीरा, सलाद, लेट्यूस के व्यापारिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि पादप की आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को प्रचुर वायवीय एरिएटेड रखा जाए। यदि घोल अल्प वायवीय होगा तो क्या होगा? जल संवर्धन तकनीक को रेखाचित्र 12.1 और 12.2 में दर्शाया गया है। अनिवार्य खनिज तत्व। पॉइंट 2, अनिवार्य खनिज तत्व। मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधे से में पाए गए हैं। कुछ पौधों की प्रजातियां सेलेनियम का संग्रहण करती है, कुछ गोल्ड का जैसे सरसों, तथा नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप उगने वाले पौधे रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम जमा कर लेते हैं। पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता 10⁻⁸ ग्राम प्रति ml को भी पता करने की तकनीक आज उपलब्ध है। प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी विभिन्न खनिज तत्व जो पौधों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए ऊपर वर्णित स्वर्ण तथा स्ट्रोंशियम, वास्तव में पौधे के लिए अनिवार्य है? हम यह कैसे निर्धारित करें कि पौधे के लिए अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। पॉइंट 5, किसी तत्व की अनिवार्यता के मापदंड निम्नानुसार है। पहला, तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए अथवा बीज भी धारण नहीं कर पाए। दूसरा, तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधे की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। उनको आवश्यक मात्रा के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, वृहद पोषक, दूसरा सूक्ष्म पोषक। वृहद पोषकों को सामान्यतः पादप के सूक्ष्म पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की सांद्रता में से विद्यमान होना चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मुख्यतः CO2 एवं H2O से प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक अथवा लेश मात्रिक तत्वों की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है, 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर सूक्ष्म भार के बराबर या उससे कम। इनके अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन और निकेल सम्मिलित है। उपरोक्त वर्णित 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ लाभदायक तत्व भी है, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। ये उस श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये श्रेणियां हैं। पहला, अनिवार्य तत्व जैव अणुओं की घटक है अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अनिवार्य तत्व है जो पौधे की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक है, जैसे पर्णहद, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और एपीटीपी में फास्फोरस। अन्य तत्व है जो एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करते हैं, जैसे Mg+2, राइबोज, बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज।
दोनों को सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषीय कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण है। जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को क्रियाशील करता है तथा मोलिब्डेनम एमओ नाइट्रोजन उपपचय के दौरान नाइट्रोजनेज को क्रियाशील करता है। क्या आप इस श्रेणी में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं? इस काम के लिए आपको पहले अध्ययन किए गए जीव रसायन पत्रों का संग्रह अनिवार्य होगा। कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के प्रासरणीय विभव को बदलते हैं। पोटेशियम की रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आप फिर से कोशिका के जल विभव को निर्धारित करने के खनिजों के विलय के रूप में भूमिका को स्मरण करें। वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। पॉइंट 2, वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। अनिवार्य तत्वों को कई क्रिया करनी होती है। ये पौधे की कोशिकाओं की विभिन्न उपपचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरणार्थ कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिका द्रव्य के प्रासरण दाब का नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बफर कार्य, एंजाइम से संबंधित कार्य और वृहद अणु तथा सह एंजाइम के मुख्य संगठक का कार्य करते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में वह क्रिया निम्नानुसार है। नाइट्रोजन इस तत्व की अनिवार्यता पौधे में सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसका अवशोषण मुख्यतः NO2- के रूप में होता है, लेकिन कुछ मात्रा NO2 अथवा NH4 के रूप में भी ली जाती है। इसकी अनिवार्यता पौधे के सभी भागों, विशेषतः विभेदक ऊतकों एवं सक्रिय उपपजी कोशिकाओं में होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, विटामिन और हार्मोन का एक मुख्य संगठक है। फास्फोरस पादपों द्वारा फास्फोरस मृदा से फास्फेट आयनों H2PO4- अथवा HPO4 के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन, सभी न्यूक्लिक अम्लों एवं न्यूक्लियोटाइड के लिए संगठक है तथा सभी फास्फोराइलेशन क्रियाओं में इसका महत्व है। पोटेशियम पादपों द्वारा इसका अवशोषण पोटेशियम आयन के+ के रूप में होता है। इसकी पौधे के विभिन्न ऊतकों को कलिकाओं, पर्णों, मूल शीर्षों में अधिक मात्रा में जरूरत होती है। पोटेशियम कोशिकाओं में ऋणायन संतुलन का निर्धारण करने में सहायक होता है। साथ ही यह प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं को स्फीति अवस्था में बनाए रखने में शामिल होता है। कैल्शियम पादप कैल्शियम को मृदा में कैल्शियम आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। इसकी आवश्यकता विविधक तथा विभेदित होते हुए ऊतकों को अधिक होती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। विशेष रूप से मध्य पट्टिका में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में इसकी अनिवार्यता समसूत्री तंतु निर्माण के दौरान भी होती है। यह पुरानी पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। यह कोशिका झिल्लियों की सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है। यह कुछ एंजाइम को सक्रिय करता है तथा उपपचय कार्यों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैग्नीशियम यह पादपों द्वारा द्विसंयोजी मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण तथा प्रकाश क्रिया के एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करता है तथा DNA एवं तथा RNA के संश्लेषण में भी शामिल होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के वलय संरचना का संगठक है और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक है। गंधक पादप गंधक को सल्फेट SO4 के रूप में लेता है। यह सिस्टीन और मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल में पाया जाता है तथा अनेक विटामिन, थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम A एवं फेराडोक्सिन का मुख्य संगठक है। पादप लोहा को फेरिक आयन Fe+3 के रूप में लेता है। पादप लोहा को फेरिक आयन Fe+3 के रूप में लेता है। पौधों को इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। यह फेराडोक्सिन तथा साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न रहता है। इनका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe+2 से Fe+3 के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह कैटेलाइज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहरित के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। मैग्नीज यह मैग्नस आयन Mn+2 के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा नाइट्रोजन उपपचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। मैग्नीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जन करता। जिंक पादप जिंक को जिंक Zn+2 आयन के रूप में लेते हैं। ये विविध एंजाइमों को विशेषतः कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है। इसकी अनिवार्यता ऑक्सीजन संश्लेषण में भी होती है। तांबा यह कुप्रिक आयन Cu+2 के रूप में अवशोषित होता है। ये पादपों के समग्र उपपचय के लिए अनिवार्य होता है। लोहे की तरह यह भी रेडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े विशेष एंजाइमों के साथ संलग्न रहता है तथा यह भी विपरीत दिशा में Cu+ से Cu+2 में ऑक्सीकृत होता है। बोरॉन यह BO3- अथवा B4O7-2 आयनों के रूप में अवशोषित होता है।
इसकी अनिवार्यता Ca+2 को ग्रहण तथा उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता एवं पराग अंकुरन, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन एवं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में होती है। मोलिब्लेडम, पादप इसे मोलिब्लेट आयन MO2+2 के रूप में लेते हैं। यह नाइट्रोजन उपापचय की अनेक एंजाइमों जैसे कि नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज तथा कई अन्य एंजाइमों का घटक है। क्लोरीन, इसे क्लोराइड आयन Cl- के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम K+ एवं सोडियम Na+ के साथ मिलकर यह कोशिका में विलय की सांद्रता तथा एनायन कैटायन संतुलन के निर्धारण में सहायता प्रदान करती है। यह प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए अनिवार्य है, जिससे ऑक्सीजन का निकास होता है। अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। पॉइंट 3, अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिसे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। प्रत्येक तत्व की पौधे में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। अतः उक्त तत्व की कमी से पादपों में कुछ आकारिकीय बदलाव आते हैं। ये आकारिकीय बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधे में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं, उक्त तत्वों की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। पादपों में जहाँ तक सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं, वहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीर्णमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं, विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। जब तत्व अगतिशील होते हैं और व्यस्त अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते, तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए तत्व गंधक और कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई के भाग है, अतः ये आसानी से रूपांतरित नहीं होते। पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। पौधे द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्त लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादवर्धी, अपरिपक्व पत्तियां व कलिकाओं का झड़ना और कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल के हाथ से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। ये लक्षण NKMGS, FeMn, Zn और MO की कमी से होती है। CaCuMgK की कमी से नेक्रोसिस तथा ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। NKSMO की उपस्थिति या इनके निम्न स्तर के कारण कोशिका का विभाजन रुक जाता है। कुछ तत्व जैसे कि NSMO की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में देरी होती है। उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या अधिक विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकता है। अपर्याप्तता के लक्षण तत्व को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध तथा मान्य तालिका से तुलना करनी पड़ती है। हमें इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं देते हैं। सूक्ष्म पोषकों की आविष्टता। पॉइंट 4, सूक्ष्म पोषकों की आविष्टता। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प अवधि आविष्टता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के सूक्ष्म भार में 10% की कमी करे, उसे आविष्ट माना गया है। इस तरह की कालांतिक सांद्रता क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच होती है। आविष्टता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्वों की आविष्टता स्तर भिन्न होती है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीज की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीज की आविष्टता के मुख्य लक्षण है भूरे धब्बों का आविर्भाव, जो कि क्लोरेटिक सिराओं द्वारा गिरी रहती है। यह जानना अनिवार्य है कि लोहा और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज अंतर्ग्रहण में तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मैग्नीज स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है। इसलिए मैग्नीज की अधिकता से लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अतः जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। क्या यह ज्ञान किसानों, बागवानों या आपकी किचन गार्डन में आपके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है? तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। पॉइंट 3,
तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। पौधे से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया गया है। ये अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान एपोप्लास्ट में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। दूसरी अवस्था में कोशिकाओं के आंतरिक स्थान सिम्प्लास्ट में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतः आयन चैनलों द्वारा होती है, जो कि ट्रांसजेली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निकास में उपपची ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की गति को प्राय अभिप्रवाह फ्लक्स कहते हैं। कोशिका की अंदर की गति को अंदर प्रवाह इनफ्लक्स और बाहर की गति को बहिर्प्रवाह इफ्लक्स कहते हैं। आपने यह 11वें अध्याय में पढ़ा है कि पादपों में खनिज लवणों का अंतर्ग्रहण तथा स्थानांतरण कैसे होता है। विलेयों का स्थानांतरण। पॉइंट 4, विलेयों का स्थानांतरण खनिज लवण जाइलम या दारू के माध्यम से जल की आरोही धारा के साथ समाहित किए जाते हैं, जो पादप में वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा ऊपर खींचते हैं। जाइलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इसमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। पादपों में रेडियो समस्थानिक रेडियो आइसोटोप के प्रयोग से भी यह प्रमाणित किया गया है कि खनिज तत्वों में दारू के माध्यम से परिवहन किए जाते हैं। आप दारू के माध्यम से जल के परिवहन की चर्चा अध्याय 11 में कर चुके हैं। मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में। पॉइंट 5, मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में अधिकांश खनिज जो कि पौधे की वृद्धि व परिवर्धन के लिए अनिवार्य है, वे चट्टानों के टूटने एवं क्षरण से पौधे की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। यह प्रक्रियाएं मृदा को विलेय आयनों और अकार्बनिक लवण से संपन्न बनाती है। क्योंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिज से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। यह जल धारण करती है, जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है और पौधे को स्थिर रखने के लिए आधार प्रदान करती है। क्योंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्राय होती है। नाइट्रोजन उपपचय। नाइट्रोजन उपपचय, नाइट्रोजन चक्र। जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुख तत्व है। नाइट्रोजन एमिनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों एवं बहुतायत विटामिनों का संगठन है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि तंत्र के लिए एक नियंत्रक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं। एन ट्रिपल बॉन्ड एन नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। प्रकृति में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट ऑक्साइड NO2, NO3, N2O में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों को धुआं तथा बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड की स्रोत है। मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। इनमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्न अनुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती है। अमोनिया पहले नाइट्रोमोनास और या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है। नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ये प्रक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती है। ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायन पोषी कीमो ऑटोट्रोपिस्ट होते हैं। पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रोएट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में ये अपचित होकर अमोनिया बनाता है, जो कि एमिनो अम्ल का एमिनो समूह बनाता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचित हो जाते हैं। डीनाइट्रीकरण प्रक्रिया स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस जीवाणु संपन्न करते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती है। जीवित प्राणियों का नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन अपचयन करने वाला नाइट्रोजनस एंजाइम मात्रा प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव N2 स्थिरीकारक कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव स्वतंत्र या सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ऑक्सी सूक्ष्म जीव है, जैसे एजोबैक्टर और बीजेरैंकिया, जबकि रोडोस्पाइरिलम
आऑक्सिया और बैसिलस स्वतंत्र जीवी है। इसके साथ ही कई नील हरित जीवाणु जैसे कि एनाबीना नॉनस्टॉक भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक, सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कई प्रकार के संज्ञात है। इन सब में प्रमुख लेग्यूम जीवाणु संबंध है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकला एवं क्लोवर, सैम आदि की जड़ों में इस तरह का संबंध बनाते हैं। सबसे सामान्य सहजीवी जड़ों की गांठों के रूप में होता है। ये ग्रंथिकाएं जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती है। एल-लेग्यूमिनेसी पादपों जैसे एल्नस की जड़ों पर सूक्ष्म जीव फ्रैंकिया N2 स्थिरीकारक ग्रंथियां उत्पन्न करता है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी है, लेकिन सहजीवी के रूप में वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल के एक पौधे को जड़ से उखाड़े आप जड़ों पर लगभग गोलाकार अतिवर्धियां देखेंगे। ये ग्रंथिकाएं हैं। यदि आप इन्हें काटेंगे तो पाएंगे कि केंद्र भाग में ये लाल या गुलाबी रंग की है। ग्रंथिकाओं को गुलाबी कौन बनाता है? यह रंग लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ग्रंथि का निर्माण पॉइंट। ग्रंथि का निर्माण मेजबान पौधे की जड़ एवं राइजोबियम में पारस्परिक प्रक्रिया के कारण होता है। ग्रंथि का निर्माण के मुख्य चरण इस प्रकार है। राइजोबियम बहुगुणित होकर जड़ों के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं तथा उपत्वचीय और मूलरोम कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। मूलरोम मुड़ जाते हैं तथा जीवाणु मूलरोम पर आक्रमण करते हैं। एक संक्रमित सूत्र पैदा होते हैं जो जीवाणु को जड़ों के कॉर्टेक्स तक ले जाते हैं, जहां वे ग्रंथि का निर्माण प्रारंभ करते हैं। तब जीवाणु सूत्र मुक्त होकर कोशिका में चले जाते हैं। ये विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिका में विभेदीकरण का कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रंथि का निर्माण होता है और मेजबान से पोषक तत्वों के आदान प्रदान के लिए संबंध बन जाते हैं। ये घटनाएं चित्र में दर्शाई गई है। इन ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेज एंजाइम एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संघटक विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम तक MOFE प्रोटीन है जो वातावरणीय नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम स्तरीय उत्पाद है। इसका समीकरण इस प्रकार है। चित्र 12.4 सोयाबीन में मूल ग्रंथिका का विकास। पहला राइजोबियम जीवाणु सुग्राही मूल रोम स्पर्श से उनके नजदीकी विभाजन होता है। ब संक्रमण के बाद मूल रोम में कुंचन प्रेरित होता है। स में संक्रमित धागा जीवाणु को बाहरी कोर्टेक्स में ले जाता है। जीवाणु दंड के आकार के जीवाणु संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं और भीतरी कोर्टेक्स एवं परिरंभ कोशिकाएं विभाजित होने लगती है। कोर्टिकल एवं परिरंभ की कोशिकाओं का विभाजन एवं वृद्धि ग्रंथि का निर्माण की ओर ले जाती है। इसके बाद संवहनी ऊतकों से पूर्ण एक परिपक्व ग्रंथिका मूल से अविच्छिन्न होती है। नाइट्रोजनेज एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति संवेदी होता है। इसे अनोक्सी वातावरण की अनिवार्यता होती है। ग्रंथिकाओं में यह अनुकूलता होती है कि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। इन एंजाइम्स की सुरक्षा के लिए ग्रंथिकाओं में एक ऑक्सीजन अपमार्जक होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन L भी कहते हैं। यह एक रोचक तथ्य है कि स्वतंत्र जीवी अवस्था में यह सूक्ष्म जीव ऑक्सी होते हैं जहाँ नाइट्रोजन क्रियाशील नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये अनऑक्सी हो जाते हैं और नाइट्रोजनेज एंजाइम की सुरक्षा करते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजनेज के द्वारा अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक NH3 अणु हेतु 8 ATP। इस ऊर्जा की आपूर्ति मेजबान कोशिका के ऑक्सी शोषण से होती है। अमोनिया की नियति अमोनिया कार्यकीय pH पर प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करती है, जबकि अधिकांश पादप नाइट्रेट की तरह अमोनिया का भी समूहीकरण कर सकते हैं, लेकिन अमोनियम आयन पादपों के लिए विषाक्त होते हैं जिसके कारण उनमें एकत्र नहीं हो पाते। आइए देखते हैं कि इस तरह संश्लेषित अमोनिया आयन NH4+ का किस प्रकार से पादपों में अमोनियो एमिनो अम्ल के संश्लेषण हेतु उपयोग होता है। इसके लिए दो मुख्य क्रियाएं हैं। पहला अपचित एमिनीकरण। इस प्रक्रिया में अमोनिया कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटेमिक अम्ल बनाते हैं, जैसे कि नीचे समीकरण में दिया गया है। दूसरा पार एमिनन या विपक्ष एमिनन। इसमें एमिनो अम्ल से एमिनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण होता है।
ग्लूटामिक अम्ल मुख्य अमोनियो एमिनो अम्ल है जिसमें एमिनो भाग स्थानांतरित होता है और दूसरे एमिनो अम्ल का निर्माण विपक्ष एमिनन द्वारा होता है। ट्रांस एमिनेज एंजाइम इस तरह की सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। पौधे में एस्परजीन एवं ग्लूटामिन दो अति मुख्य एमाइड पाए जाते हैं जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग हैं। ये दो एमिनो अम्ल क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल से प्रत्येक के साथ एमिनो समूह के जोड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रोक्सिल भाग NH2 मूलक से विस्थापित हो जाता है। एमाइड में चूंकि एमिनो अम्ल से ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है अतः ये दारूवाहिकाओं द्वारा पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ पौधे जैसे सोयाबीन को ग्रंथि का वाष्पोषण प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरोइड्स के रूप में भेज देती है। इन यौगिकों के में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। सारांश पादप अपना अकार्बनिक पोषण वायु, जल और मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधे कई प्रकार के खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं। पौधों को उनके द्वारा अवशोषित सभी प्रकार के खनिज तत्वों की अनिवार्यता नहीं होती है। अब तक खोजे गए 105 से अधिक तत्वों में से 21 तत्व पादपों की साधारण वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए अनिवार्य व लाभदायक होते हैं। अधिक मात्रा में अनिवार्य तत्व वृहद पोषक तथा कम मात्रा में अनिवार्य तत्व सूक्ष्म मात्रिक तत्व या सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं। ये तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्लों के अनिवार्य संघटक होते हैं। ये पौधे की विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। इनमें से किसी एक अनिवार्य तत्वों में कमी से अपर्याप्त लक्षण प्रकट हो सकते हैं। अपर्याप्त संबंधित लक्षणों में क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरोध वृद्धि, अयुग्मिक कोशिका विभाजन आदि प्रमुख है। पादप इन खनिजों को सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। ये दारू उद्कों द्वारा जल परिवहन के साथ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। नाइट्रोजन जीवन के अस्तित्व के लिए अति अनिवार्य है। पौधे वातावरणीय नाइट्रोजन का उपयोग प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, लेकिन कुछ पादप मुख्यतः लेग्यूम की जड़ें वातावरणीय N2 को जैविक उपयोगी रूपों में बदल देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और ATP के रूप में ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीवों मुख्यतः राइजोबियम से होता है। एंजाइम डिनाइट्रोजनेज जो कि जैविक N2 स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी होता है। अधिकांश प्रक्रियाएं अनोक्सीय वातावरण में होती है। ऊर्जा ATP की अनिवार्यता की आपूर्ति पोषक कोशिकाओं के ऑक्सी शोषण से होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा निर्मित अमोनिया एमिनो अम्ल में एमिनो समूह के रूप में समाविष्ट हो जाता है। चैप्टर समाप्त हुआ।